आज की क्लास के अगले पार्ट में हम देख रहे हैं सेल्यूलोज। क्या होता है सेल्यूलोज? सेल्यूलोज यह पेड़ पौधों की मुख्य संरचनात्मक घटक होता है। पेड़ पौधों की कोशिका भित्तियों सेल्यूलोज की बनी होती हैं। पेड़ पौधे की जो कोशिका भित्तियाँ होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके प्रमुख स्रोत कपास, कागज, बांस, जूट, सन आदि हैं। रुई तथा फिल्टर पत्र 100% सेल्यूलोज के बने होते हैं। सेल्यूलोज क्या होता है? C6H10O5 इसका फार्मूला होता है, बेस में N होता है। यह पेड़ पौधों को मुख्य संरचनात्मक घटक होता है। पेड़ पौधों की कोशिका जो भित्तियाँ होती है वे सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके प्रमुख स्रोत कपास, कागज, बांस, जूट, सन आदि होते हैं। रुई तथा फिल्टर पत्र जो होते हैं वे 100% सेल्यूलोज के बने होते हैं। सेल्यूलोज के औद्योगिक उपयोग भी होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि आपने लिनेन का कपड़ा सुना होगा, अभी थोड़े दिन पहले बहुत चर्चा में रहा वो कपड़ा जो था वो कपड़ा उद्योग में लिनेन का जो कपड़ा होता है वो लिनेन का कपड़ा वास्तव में सेल्यूलोज का बना होता है। कपड़ा उद्योग में सूती कपड़ा बनाने और लिनेन के कपड़े बनाने में सेल्यूलोज का उपयोग किया जाता है। साथ ही कागज उद्योगों में भी हम सेल्यूलोज का उपयोग करते हैं। अब सेल्यूलोज पेंट बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए भी हम सेल्यूलोज का उपयोग करते हैं। तो कागज़ उद्योग में कैसे उपयोग होता है उसके बारे में देखते हैं कि रासायनिक रूप से कागज शुद्ध सेल्यूलोज होता है। रासायनिक रूप से अगर देखें तो कागज़ जो है वो शुद्ध सेल्यूलोज होता है, जिसका निर्माण रेशेदार पदार्थों जैसे बांस, लकड़ी, घास आदि से किया जाता है। इसका उपयोग बांस, लकड़ी, घास आदि से किया जाता है। सेल्यूलोज पेंट बनाने में तीसरा उपयोग इसका है सेल्यूलोज के पेंट बनाने में। सेल्यूलोज का पेंट कैसे बनाया जाएगा कि जो सेल्यूलोज होते हैं नाइट्रेटों को विशेष विलायकों में घोलकर सेल्यूलोज के नाइट्रेटों को विशेष विलायकों में घोलकर उपयुक्त वर्णक या पिगमेंट बनाया जाता है, या उपयुक्त वर्णक या पिगमेंट डालकर सेल्यूलोज पेंट बनाया जाता है, जिसका उपयोग मोटर कार के लिए करते हैं। चौथा आता है इसका विस्फोटक पदार्थ बनाने में। कौन कौन से विस्फोटक पदार्थ बनाने में? गन कार्टन बनाने के लिए। गन कार्टन में क्या होता है कि यह सेल्यूलोज ट्राइनाइट्रेट होता है। यह गन कार्टन जो होता है वो वास्तव में सेल्यूलोज ट्राइनाइट्रेट होता है। कार्डाइट बनाने में, कार्डाइट यानी कि इसे बनाने के लिए 18% नाइट्रोग्लिसरीन, 72% गन कार्टन तथा 5% वैसलीन के मिश्रण को एक एसीटोन में घोलकर उसका वाष्पन करने से लंबे धागे प्राप्त होते हैं, जिसका उपयोग राइफल के लिए धुएं रहित गोलियां बनाने में होता है। ये जो कार्डाइट होते हैं वास्तव में धुएं रहित गोलियां बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये 18% तो नाइट्रोग्लिसरीन होता है, 72% गन कार्टन इसमें होता है और 5% वैसलीन का मिश्रण इसमें होता है, जिसको हम क्या करते हैं एसीटोन में घोल लेते हैं और उसका वाष्पन करने के बाद हमें लंबे लंबे धागे प्राप्त होते हैं। वे लंबे लंबे धागे राइफल में उपयोग किए जाते हैं, जिससे क्या होगा कि धुएँ रहित गोलियाँ हमको प्राप्त हो सके, धुआँ उत्पन्न ना हो गोलियाँ चलाने के बाद। अगला उपयोग आता है इसका ब्लास्टिंग जेली। ब्लास्टिंग जेली यानी कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ब्लास्ट। तो इसे 7 भाग गन कार्टन और 93 भाग नाइट्रोग्लिसरीन से बनाया जाता है। 7 भाग तो आपको क्या लेना पड़ता है, गन कार्टन लेते हैं और 93 भाग नाइट्रोग्लिसरीन लेने के बाद 100% रूप से आपको ब्लास्टिंग जेली प्राप्त होती है, ठीक है, जिससे ब्लास्टिंग पदार्थ बनाने का कार्य किया जाता है। तो ये जो सेल्यूलोज होता है ये सेल्यूलोज का उपयोग हम बहुत सी जगह करते हैं, आप लोगों ने इसके उपयोग देखे। अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट है हमारा स्टार्च। क्या होता है स्टार्च? स्टार्च हम जानते ही हैं, यह एक प्रकार का सैकराइड है हमारा। तो इसी सैकराइड्स के अंतर्गत यह पौधों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा जड़ें, बीज
संचित भोज्य पदार्थ के रूप में यह पौधों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा जड़ों तथा बीजों में प्रचुर मात्रा में इसको संरक्षित रखते हुए, या देखा जाए तो जड़ों में, पौधों की जड़ों में और बीजों में बहुत अधिक मात्रा में ये पाया जाता है। इसके प्रमुख स्रोत जो हैं वो मक्का, चावल, आलू आदि होते हैं। आप लोगों ने इसका आयोडीन परीक्षण करके देखा हो कभी? जब हम आलू का आयोडीन परीक्षण करते हैं छोटी क्लासों में, छठी क्लास में हमने पढ़ा होगा, तब हमको कुछ बैंगनी कलर देखने को मिलता है, तो उससे हमको पता चलता है कि इसमें आयोडीन है या स्टार्च है, तो हम पाते हैं कि उसमें स्टार्च है। तो स्टार्च का पता करने के लिए हम इस प्रकार के प्रयोग करते हैं। तो ये जो स्टार्च होता है प्रमुख रूप से मक्का, चावल, आलू आदि में पाया जाता है। स्टार्च दो घटकों से बना होता है। स्टार्च जो होता है दो घटकों से बना होता है। पहला होता है एमिलोज, दूसरा आता है एमिलोपेक्टिन। पहला होता है एमिलोज और दूसरा होता है एमिलोपेक्टिन। ये नाम याद रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप ये नाम याद रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि स्टार्च के दो घटक बताइए, या एक नंबर के प्रश्न में पूछ लिया जाए स्टार्च के कौन कौन से घटक हैं, तो आप लोग यह जवाब देंगे कि एमिलोज और एमिलोपेक्टिन। अगला पार्ट आता है हमारा ग्लाइकोजन। हमने 3 बात पढ़ी थी जो पॉलीसेकेराइड होते हैं हमारे। पॉलीसेकेराइड माने जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। पहला पॉलीसेकेराइड होता है हमारा स्टार्च, दूसरा पॉलीसेकेराइड हमने बोला था सेल्यूलोज, और तीसरा पॉलीसेकेराइड हमने कहा ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन होता है उस ग्लाइकोजन के बारे में जब हम बात करते हैं तो ग्लाइकोजन को ध्यान से देखिए क्या होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन वास्तव में देखा जाए तो सभी प्राणियों के शरीर में पाया जाता है। औसतन ये मानव के लीवर में पाया जाता है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि कोई व्यक्ति 10 दिन तक भूखा रह जाता है, कोई व्यक्ति 20 दिन तक भूखा रह सकता है, कोई व्यक्ति 30 दिनों तक भूखा रह सकता है। तो किसके द्वारा जीवित रहता है? उसको जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ भोजन की आवश्यकता तो है, 100% है। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं से भोजन तो प्राप्त कर रहा है। या तो वो भोजन फैट से प्राप्त कर रहा हो, फैट माने वसा से प्राप्त कर रहा हो। तो वसा जो होता है तेल, घी, इनमें पाया जाता है। तो आफ्टर ऑल वो इतनी जल्दी तो हमें एनर्जी नहीं देगा, धीरे धीरे टूटेगा, उसके बाद एनर्जी मिलेगा। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वसा से ज़्यादा एनर्जी हमको प्राप्त होगी। वसा जब टूटता है तो हमको कपार एनर्जी देके जाता है। परंतु जो ग्लाइकोजन होता है वो तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ना। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारे लीवर में पाया जाता है। ये कहाँ जाकर इकट्ठा होता है? लीवर में इकट्ठा होता है। और जब आप ज़्यादा दिनों तक भूखे रहते हैं तो आपको भोजन देने का काम कौन करता है? ग्लाइकोजन करता है। तो ये ग्लाइकोजन जब धीरे धीरे टूटता है, ये ग्लाइकोजन जब टूटता है तो आपको ऐसा लगता है कि आपका लीवर छोटा या बड़ा हो रहा है, आपका लीवर छोटा या बड़ा हो रहा है। तो इसके मदद से आप क्या कर सकते हैं? आपके शरीर को भोजन या ग्लाइकोजन टूट कर क्या बनता है? छोटे छोटे ग्लूकोज में टूट जाता है। हम सब जानते हैं ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है, और पॉलीसेकेराइड जो है कितनी इकाइयों तक टूट सकते हैं? 10 से अधिक इकाइयों तक टूट सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक ग्लाइकोजन हमको 10 से ज़्यादा या 10 से अधिक ग्लूकोज दे सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इसको तोड़ने के बाद हमको जो ग्लूकोज मिलेगा उससे हमको काफ़ी एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। तो लंबे समय तक भूखा रहने वाला व्यक्ति अपने ग्लाइकोजन को लेकर जीवित रहता है। या प्राणियों के लिए बात करें या मनुष्यों के लिए बात करें, ये पाया जाता है मनुष्यों और प्राणियों में। तो प्राणियों में के शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। इसे प्राणी स्टार्च भी कहते हैं, कभी कभी इसको हम स्टार्च भी बोल देते हैं। ये यकृत यानी कि आपका जो लीवर है उस तथा मांसपेशियों में पाया जाता है। जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। तो ये जो टूटने वाले जो पदार्थ होते हैं वो आपके ग्लाइकोजन कहलाते हैं। तो आपको यह ग्लाइकोजन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। एमिनो अम्ल क्या होते हैं? एमिनो एसिड क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। एमिनो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन एसिड जो होते हैं हमारे एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। एमिनो अम्ल वे कार्बनिक यौगिक हैं जिनके अणुओं में एमिनो यानी कि NH2 तथा कार्बोक्सिलिक यानी कि COOH समूह
दोनों उपस्थित होते हैं। एमिनो एसिड्स वे होते हैं, वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अणुओं में एक तो आपको एमिन और कार्बोक्सिलिक दो प्रकार के समूह एक साथ पाए जाते हैं, वे कहलाते हैं आपके एमिनो एसिड। विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्लों में से मात्र 10 एमिनो अम्ल मनुष्य के लिए अति आवश्यक हैं। जितने भी प्रकार के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं उनमें से सिर्फ 10 प्रकार के जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो मनुष्यों के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इनका शरीर में संश्लेषण नहीं होता है, इन्हें भोजन के रूप में बाहर से ग्रहण किया जाता है, शरीर में इसको बनाया नहीं जा सकता। इनको भोजन के रूप में हम बाहर से प्राप्त करते हैं। तो सर ये कौन कौन से हो सकते हैं? एक होता है लाइसिन, एक होता है आर्जिनिन और दूसरा होता है ल्यूसिन, एक और होता है वेलिन। लाइसिन, आर्जिनिन, ल्यूसिन और वेलिन, ये 4 प्रकार के एमिनो एसिड तो हमने देख लिए। और 10 प्रकार के एमिनो एसिड जो है हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, ये शरीर स्वयं नहीं बना सकता, इसको हमें बाहर से लेना पड़ता है। अगला टॉपिक आता है हमारा ज्विटर आयन। अगला टॉपिक आता है हमारा ज्विटर आयन। ज्विटर आयन महामहत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महामहत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें से 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होता है ज्विटर आयन? ज्विटर आयन एमिनो अम्लों या एमिनो एसिड सामान्य एमीन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की तरह व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ज्विटर आयन में क्या होता है कि एमिनो अम्ल जो होते हैं, सामान्य जो एमीन होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, उनकी तरह व्यवहार नहीं करते हैं। ये नमक की भांति, लवणों की भांति गुण रखते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये आपका के शरीर में नमक की भांति कार्य करते हैं। जैसा काम नमक करता है वैसा काम ये करते हैं। एमिनो अम्ल में NH2 समूह तथा COOH समूह विपरीत प्रकृति के होने के कारण, एमिनो एसिड में NH2 समूह तथा COOH समूह विपरीत प्रकृति के होने के कारण परस्पर क्रिया करके आंतरिक लवण बनाते हैं, जिन्हें ज्विटर आयन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ज्विटर आयन क्या होते हैं? ये जो एमिनो अम्ल होते हैं NH2 समूह और COOH समूह, जब ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करने लग जाते हैं और इस कार्य करने से अंदर लवण बनता है, वो लवण ही क्या कहलाएगा? ज्विटर आयन कहलाएगा। तो ज्विटर आयन एक समय में तो धनावेश को दर्शाएगा और दूसरे समय में वो ऋणावेश को दर्शाएगा। कहने का मतलब ये है कि वो D और L प्रकृति को दर्शाता है। आपने देखा था प्लस और माइनस प्रकृति इस प्रकार की होती है, तो वो दोनों प्रकृतियों को दर्शाता है। कहने का मतलब सर इसमें अलग अलग प्रकार से विभाजन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो ये जो समूह होते हैं हम आपके ज्विटर आयन कहलाता है। ज्विटर आयन आपको समझ में आया होगा। एक इक्वेशन से हम इसको देखते हैं। एक इक्वेशन में देखो, ये आपका एमीन है और ये आपका ऑक्जेलिक एसिड ग्रुप है। तो ये जो आपका एक एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड रिवर्सिबल प्रक्रिया होती है, यानी कि इससे ये बन सकता है और इससे ये बन सकता है। ज्विटर आयन कैसे बनेगा? आपने यहाँ से एक H समूह को निकाल दिया। कैसे निकाल दिया? वही तीर वाले काम से। जहाँ से तीर जाता है वहाँ पर नेगेटिव आयन आता है और जहाँ पर तीर आता है वहाँ पर पॉजिटिव आयन आता है। तो देखो यहाँ से एक तीर निकल कर इधर पहुँचा तो यहाँ पर कौन सा आयन आ गया? पॉजिटिव आयन। देखिए, और जैसे ही यहाँ पहुँचा तो ये नेगेटिव आयन आ गया। तो ये एमिनो एसिड जो था वो आपका ज्विटर आयन बन गया। ज्विटर आयन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको एमीन से कार्बोक्सिलिक अम्ल की ओर तिरांकन करना होगा। यहाँ से आप एक नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर कार्बो जो ऑक्जेलिक अम्ल है उसमें दे देते हैं, तो आपको क्या बनता है? आपको क्या मिलता है? आपको ज्विटर आयन प्राप्त होता है। NH3 प्लस और CHR माइनस COO माइनस समूह। तो इस प्रकार से आप ज्विटर आयन को बना सकते हैं। आपको एमिनो एसिड याद होना चाहिए, आप ज्विटर आयन आराम से तिरांकन से प्राप्त कर पाएंगे। अगला देखते हैं। अगला है हमारा पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड तथा प्रोटीन क्या होते हैं? जब एमिनो अम्लों के दो अणु इस प्रकार संयोग करते हैं, जब एमिनो अम्लों के दो अणु इस प्रकार संयोग करते हैं कि एक एमिनो अम्ल COOH समूह तथा दूसरा अम्ल NH2 समूह से क्रिया कर लेता है। ध्यान से देखिएगा, जब एमिनो एसिड के दो अणु इस प्रकार से संयोग करते हैं कि एक तो किस में जुड़ जाएगा? ऑक्जेलिक ग्रुप में, और दूसरा किस में जुड़ जाएगा? एमीन समूह में। तो बनने वाला जो बंध होता है वो पेप्टाइड बंध कहलाता है।
जो बंध बनता है उसको पेप्टाइड बंध कहते हैं। जब संयुक्त होने वाले एमिनो अम्ल की संख्या 10 से अधिक होती है, जब संयुक्त होने वाले एमिनो अम्ल की संख्या 10 से अधिक होती है तो उस उत्पाद को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं ही आपस में जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करती है। तो आपसे कल को कोई पूछ ले कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है वे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने के कारण होता है। और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं क्या होती है कि एक जो एमिनो एसिड होते हैं वे ऑक्जेलिक ग्रुप और एमिन ग्रुप के साथ जब अलग अलग जुड़ जाते हैं, अलग अलग जुड़कर संयुक्त होते हैं और 10 से अधिक संख्या में उत्पाद बनाते हैं तो वे उत्पाद पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं। और इन्हीं पॉलीपेप्टाइड की छोटी छोटी श्रृंखलाएं मिलकर जो बनाता है वो प्रोटीन का निर्माण होता है। उससे हमको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। जिस पॉलीपेप्टाइड का निर्माण 100 से अधिक एमिनो अम्ल से होता है तथा जिसका आणविक द्रव्यमान 10,000 से अधिक होता है उसे प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन क्या है कि जिस पॉलीपेप्टाइड का निर्माण 100 से अधिक एमिनो अम्ल से होता है तथा जिसका आणविक द्रव्यमान 10,000 से अधिक होता है उसे प्रोटीन कहा जाता है। अतः प्रोटीन विभिन्न एमिनो अम्ल की संगठन से बना ऐसा पॉलीपेप्टाइड होता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं कि जो प्रोटीन होता है विभिन्न एमिनो अम्लों की संगठन से बना ऐसा पॉलीपेप्टाइड होता है जिसकी प्रत्येक संरचना 100 से 140 एमिनो अम्ल की इकाइयाँ होती हैं तथा जिनका आणविक द्रव्यमान अति उच्च होता है प्रोटीन कहलाता है। अतः इनका आणविक द्रव्यमान अति उच्च होता है क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है। तो ये जो प्रोटीन होते हैं या पॉलीपेप्टाइड होते हैं, कहने का मतलब पॉलीपेप्टाइड की बहुत सारी इकाइयाँ जब एक साथ जुड़ जाती हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं इनके कुछ महत्व होते हैं, जैविक महत्व होते हैं। कौन कौन से महत्व होता है? पहला होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है वेसोप्रेसिन। एक होता है ऑक्सीटोसिन, दूसरा होता है वेसोप्रेसिन। इसके बारे में आप जीव विज्ञान में काफ़ी अच्छे से आगे अंतर तक पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन के ऊपर। अभी हमको इसके नाम जानने की आवश्यकता है, इनके ऊपर ज़्यादा बात हम अभी नहीं करेंगे। प्रोटीन का वर्गीकरण, अगला पार्ट आता है हमारा प्रोटीन का वर्गीकरण। किस प्रकार से हम प्रोटीन को वर्गीकृत कर सकते हैं? तो प्रोटीन का जो वर्गीकरण होता है 2 भागों में होता है। प्रोटीन को इस दुनिया में 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है आणविक संरचना के आधार पर, पहला होता है आणविक संरचना के आधार पर, दूसरा होता है रेशेदार प्रोटीन। पहला होता है आणविक संरचना के आधार पर, दूसरा होता है रेशेदार प्रोटीन। तो रेशेदार जो प्रोटीन होते हैं वे केरोटीन यानी कि नाखून, बाल, सींग और ऊन। केरोटीन नाम का जो रेशेदार प्रोटीन होता है वो नाखूनों में, बाल में, सींग में और ऊन में, इन जगहों से आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा केलोजन होता है जो कि हड्डियों, अगला होता है मायोसिन होता है जो मांसपेशियों में। ज़्यादातर जानकारी आप इनकी कहाँ प्राप्त करेंगे? जीव विज्ञान में आपको पूरा अच्छा संक्षेप में मिलेगा इसका। तो आपने देखा केरोटीन युक्त, आपने देखा होगा वो एक ट्रेसेमे का एडोराइज आता है, ट्रेसेमे सुना है? हाँ, तो ट्रेसेमे में वो बोलता है केरोटीन युक्त। तो केरोटीन युक्त, तो केरोटीन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो आपके बालों को, नाखूनों को, सींगों को और ऊनों को, अगर आप ऊन वाले प्राणी हैं यानी कि भेड़, अगर आप सींग वाले प्राणी हैं 2 सींग वाले यानी कि गाय, बैल जो भी होते हैं, या बाल वाले प्राणी हैं या नाखून हैं, तो नाखून और बाल तो हमारे होते हैं। तो हमें जो इन नाखूनों और बालों को जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो प्रोटीन होता है केरोटीन प्रोटीन। तो आप लोगों ने वो एडवाइस सुना ही होगा, मैंने अभी जैसा कि अभी नाम लिया ट्रेसेमे, तो उसमें वो बोलता है कि केरोटीन प्रोटीन युक्त, तो वो केरोटीन प्रोटीन यही होता है जिसको रेशेदार प्रोटीन कहा जाता है। एक और होता है केलोजन, केलोजन प्रोटीन जो होता है हड्डियों में पाया जाता है। एक और होता है मायोसिन, मायोसिन जो है मांसपेशियों में पाया जाता है। आणविक संरचना के आधार पर जो प्रोटीन है उसके पार्ट 2 में वो होता है गोलाकार प्रोटीन। गोलाकार प्रोटीन क्या होता है? उदाहरण के रूप में देखें तो एंजाइम, दूसरा देखें तो हार्मोन, तीसरा होता है हीमोग्लोबिन जो कि रक्त में उपस्थित प्रोटीन होता है। तो सर हीमोग्लोबिन भी वास्तव में प्रोटीन है? हाँ, ये रक्त में उपस्थित प्रोटीन है, तो रक्त का प्रोटीन हीमोग्लोबिन कहलाता है। इसके बाद फाइब्रिनोजेन, अगला होता है हमारा फाइब्रिनोजेन। ये क्या करता है? आप लोगों ने कभी सुना होगा, कभी आप बचपन में साइकिल चला रहे होते हैं
तब आप कभी गिर जाते हैं तो गिरने के बाद आपको क्या लगती है, चोट। जो चोट आपको लगती है तो थोड़ी देर बाद उस चोट का क्या होता है, वहाँ पर खून निकलता है और खून निकलने के बाद थोड़ी सी देर बाद वो जम जाता है, यानी कि उसको आप बोलते हैं उस घटना को रक्त का थक्का बनना। तो ये जो रक्त का थक्का बनता है उसमें जिस प्रोटीन का यूज़ किया जाता है वो फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन जो होता है रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। और एक प्रकार की जो आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, एंटीबॉडीज़ का नाम अभी बहुत चर्चा में चल रहा है। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो भी एक प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती हैं। दूसरा जो वर्गीकरण है, पहला हो गया आणविक संरचना के आधार पर, उसके अंदर हमने देखा रेशेदार प्रोटीन, गोलाकार प्रोटीन और हीमोग्लोबिन पर आधारित प्रोटीन, है ना। तो जो तीसरा होता है, चौथा हमने देखा फाइब्रिनोजेन प्रोटीन और पांचवा हमने देखा एंटीबॉडी। ये 5 प्रकार के प्रोटीन हमने देखे जो आणविक संरचना के आधार पर थे। दूसरा आधार कार्य के आधार पर, दूसरा जो है कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर प्रोटीन कैसे होते हैं। एक होता है संरचनात्मक प्रोटीन, संरचना के आधार पर जो बनने वाला प्रोटीन होता है वो संरचनात्मक प्रोटीन कहलाता है। इसको बोलते हैं कोलेजन जो कि हड्डियों में पाया जाता है, केरोटिन जो नाखूनों, बालों, सींगों और ऊन में पाया जाता है, संरचनात्मक प्रोटीन। अगला होता है संकुचनशील प्रोटीन जिसको मायोसिन और एक्टिन बोलते हैं, मायोसिन और एक्टिन मांसपेशियों में पाए जाते हैं। तीसरा होता है एंजाइम जिसको पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन जो एंजाइम होता है वो दूध में पाया जाता है। एकोटाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन जो कि दूध में पाया जाता है और ट्राइलिन ये एंजाइम होते हैं। अगला होता है रक्त प्रोटीन जो खून में पाए जाते हैं, वे कौन से होते हैं, फाइब्रिनोजेन जो कि रक्त का थक्का जमाने का काम करता है और हीमोग्लोबिन जो रक्त में पाया जाता है। तो आज की जो क्लास में हमने प्रोटीन के बारे में, संश्लेषण के बारे में जानकारी ली। आगे की अगली क्लास में हम प्रोटीन का विकृतीकरण पढ़ेंगे। तो क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।